जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपनी पिछली वीडियो जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे उससे आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, बेसिक्स से पढ़ना शुरू किया था। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में। संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। इसमें हम लोगों ने काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। फिर उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे। वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दिखाया जाता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं की दूसरी परिभाषा बनती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ना शुरू किया था। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि P/Q के रूप में किन किन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को लिखना देखे थे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ये देखा था। फिर प्राकृतिक संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं ये देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको देखा था, और वो थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी संख्या थी पूर्णांक, जिसको हम लोगों ने P/Q के रूप में लिखना देखा था। यहाँ तक हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, फिर उसके बाद दशमलव संख्याओं के बारे में, फिर उसके बाद अंत में पढ़ेंगे पूरी परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन कौन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अब बात आती है ये अपरिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं होती है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? कौन कौन सी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? उस कैटेगरी में पहली संख्या जो आती है वो है कड़ी के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहा हमने? कड़ी के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम कहें कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 9 ... इनमें से वे सभी संख्याएं जो कड़ी के अंदर लिखी है और वो अपूर्ण वर्ग संख्या है, वो सभी संख्याएं अपरिमेय होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखा। इसका वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 इस तरह से अनंत। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर ये कड़ी के अंदर आएगी तो ये बाहर आ जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कड़ी में 4 को हम क्या लिख देंगे? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और चूंकि यहाँ 2 लिखा है तो 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। कड़ी में 4 का मान हो गया 2, अब ये परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से कड़ी के अंदर अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं आएगी तो ये कड़ी के बाहर आ जाएंगी, और जब कड़ी के बाहर आ जाएंगी तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में अपरिमेय संख्याएं, जो पहली कैटेगरी है अपरिमेय संख्या की, वे सभी संख्याएं जो कड़ी के अंदर हो और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका
मान 1 हो जाएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मान 2 हो जाएगा। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका मान 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे। तो इन 9 को कड़ी में 4, कड़ी में 1, इस तरह आगे सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो कड़ी के अंदर लिखी है, इनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, ये कड़ी के बाहर नहीं आ पाएगी। कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, ये कड़ी के अंदर बाहर, कड़ी के बाहर नहीं आ पाएगी। उसी तरीके से कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8। कड़ी में 8 को देख लेते हैं। कड़ी में 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 कड़ी में 2। अभी भी कड़ी में 8 से कड़ी हटी नहीं है, कड़ी अभी भी लगा हुआ है, इसलिए कड़ी में 8 भी एक कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या की पहली कैटेगरी क्या होती है? वे सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी जो कड़ी के अंदर है, अर्थात कड़ी में अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपूर्ण वर्ग संख्या की पहली कैटेगरी हो गई। इवन आप कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी जो कड़ी में होंगी, जिसके साथ कड़ी लगा होगा वो सभी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि अगर कड़ी में 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा है और अंदर 2 है, इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कड़ी में 2। 3 कड़ी में 2, ये भी अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसकी भी कड़ी हटेगी नहीं। 3 कड़ी में 1, 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 4, 3 कड़ी में 5, 3 कड़ी में 6, 3 कड़ी में 7, 3 कड़ी में 8, 3 कड़ी में 9, इस तरह से। इसमें जिससे जिससे कड़ी हट जाएगी वे सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे, और जिससे कड़ी नहीं हटेगी वो सभी अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 3 कड़ी में 1 को हम 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, पूरा जोड़ा बन जाएगा 3 का और बाहर आ जाएगा 1, मतलब कि 3 कड़ी में 1 का मान हो गया 1। बाकी इनमें किसी का मान 4 को भी हम अगर लिखना लिखेंगे तो 2 गुणे 2 ही लिख पाएंगे, पेयर पूरा नहीं बन पाएगा। 3 चाहिए तो 3 2 है नहीं, बस 2 ही है, इसलिए ये बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए 3 कड़ी में 4 अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। कड़ी में 4 परिमेय संख्या है क्योंकि वो कड़ी हट जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 3 कड़ी में 4, जब कड़ी की 3 घात हो तो 4 बाहर, 4 से कड़ी नहीं हटेगी, अतः ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे 3 कड़ी में 8, 3 कड़ी में 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का पेयर बन गया। अब एक 2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 3 कड़ी में 8 का मान होता है 2, और ये परिमेय संख्या है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कड़ी में 27, ये 3 कड़ी में 27, 3 कड़ी में 27 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और इसका मान कितना हो गया? 3। अभी हो गई अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की जो पहली कैटेगरी है वे सभी संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी जिसके साथ कड़ी लगी हो, चाहे वो 2 की घात के साथ हो। कड़ी में कड़ी की 2 घात है। यहाँ जहां कुछ नहीं लिखा, ध्यान से सुनिएगा भैया, जहां कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब कि यहाँ 2 लिखा होता है। यहाँ कड़ी की 2 घात होती है, यहाँ जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ घात 2 लिखी है। जब कड़ी की घात 2 हो तो जो संख्याएं बाहर नहीं निकल पाएंगी, कड़ी जिनके साथ लगी रहेगी वे अपरिमेय संख्या होंगी। जब घात 3 हो और वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, पूरी तरह से कड़ी नहीं हट रही, तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। इसी प्रकार से 4 घात, 5 घात, 6 घात, इस तरह से जितने भी होंगे, अगर उनके साथ कड़ी लगी है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। फिलहाल यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए 3 कड़ी तक पूछते हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तक। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो कम, लेकिन आईसीएसई बोर्ड तक 3 घात तक पूछते हैं। एमएल अग्रवाल की बुक में 3 घात तक दिया है, बाकी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 घात तक को अपरिमेय दिखाया है, यहीं तक पूछा है। अधिक से अधिक कहीं पूछेगा, किसी भी जितना भी लेवल बढ़ाना होगा
तो बढ़ाएगा तो अलग से अधिक पूछेगा तो 3 घात की करड़ी वालों को पूछ लेगा कि अपरिमेय है कि नहीं। तो सीधा सीधा बात रहेगा कि अगर करड़ी हट जाएगी, जैसे 1 के साथ हट गई थी, जैसे 8 के साथ करड़ी हट गई थी, 27 के साथ करड़ी हट गई, 3 करड़ी में 27, 3 आ गया था, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। यहां पर जब घात 2 थी, सिर्फ करड़ी में था, तो 1 हुआ, 4 हुआ, कड़ी में 4, कड़ी में 9, ये परिमेय संख्या थी। बाकी जिनके साथ तो करड़ी लगी थी वे सभी अपरिमेय संख्या थी। ये हो गई अपरिमेय संख्याओं की पहली कैटेगरी। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ में आ जाएंगे। तो वे सभी संख्या जिनके साथ करड़ी लगी रहती है, चाहे वो 2 घात की हो, चाहे 3 घात की हो, चाहे 4 घात की हो, वे सभी अपरिमेय संख्या होंगे। और जिससे करड़ी हट जाएगी ये सभी परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं की दूसरी कैटेगरी। आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या की पहली कैटेगरी हो गई करड़ी वाली संख्या। जिन जिन संख्याओं के साथ करड़ी लगी होगी वो सभी अपरिमेय संख्या है। दूसरी कैटेगरी होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं सभी अपरिमेय होती हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इसे समझने के लिए हमें दशमलव संख्याओं को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं दशमलव संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की दूसरी कैटेगरी है। तो अब हम दशमलव संख्या समझाएंगे, फिर उसके बाद फिर से आ जाएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के। चलिए समझते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्या। दूसरी होती है भैया अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार रुक जाता है, जैसे 0.25। देखिए इसके बाद ये संख्या समाप्त हो गई, ये शांत दशमलव हो गई। 2.2578। देखिए इसका दशमलव प्रसार रुक गया, ये सभी शांत दशमलव हो जाएंगे। 3.5, 0.238, कुछ भी, ये सभी जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है वे सभी शांत दशमलव होते हैं। ठीक है, शांत दशमलव हो गया। अशांत दशमलव क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, वे संख्याएं अनंत रूप से चलती रहती है, दशमलव के बाद वे चलती ही रहती है, उनका समाप्त नहीं होता है, दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है। और अशांत दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार से होती है। एक होती है अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए वे शांत होते हैं। अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका दशमलव के बाद दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता, दशमलव के बाद वो बढ़ती रहती है, उनका अनंत तक चलता रहता है, वो कभी एंड नहीं होती। ये सभी हो जाएगी अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्याएं भी दो होती है,
दो प्रकार की होती है, एक अशांत होती है लेकिन आवर्ती होती है, जैसे जैसे 3.33333 डॉट 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 डॉट, ये शांत नहीं, ये इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा, लेकिन किसी एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इस संख्या को हम 3.3 बार के रूप में लिख सकते हैं। बार उसी संख्या के ऊपर लगेगा जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही होती है। जैसे हमने लिख दिया 6.252525 डॉट डॉट डॉट, यहां पर 25 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 6.25 के ऊपर 12। दो दशमलव 378 378 378 378 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखिए 2.378 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ऐसी सभी संख्याएं जो दशमलव के बाद इनका प्रसार रुक तो नहीं रहा है, लेकिन किसी खास नंबर, किसी खास जो डिजिट हैं, अंक हैं, उनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वही वो बार बार आ रहे हैं, जिनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार उन्हीं अंकों के ऊपर लगता है जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही होती है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये अशांत तो हैं लेकिन आवर्ती है, बार बार आ रही है। दूसरी होती है अशांत अनावर्ती, जिसमें किसी पैटर्न फॉलो नहीं होता, जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। इसमें दशमलव के बाद संख्या टर्मिनेट रुकती नहीं है और न ही किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है। 0.1011101110 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। इस पर आप किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकते, किसी भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा, जैसे 2.202202220 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये सभी संख्याएं अशांत और अनावर्ती हैं। 1.2358 कुछ भी इस तरह से बढ़ती जाए, जिसका कोई पैटर्न नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं लग सकता है, जिसमें किसी खास संख्या का बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, जिसके ऊपर हम बार न लगा सके, वे सभी हो जाएगी अशांत अनावर्ती संख्याएं, दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव संख्या, दूसरा अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसका दशमलव के बाद उनका प्रसार रुक जाता है। अशांत दशमलव संख्या वे होती है जिनका दशमलव के बाद पुनरावृत्ति रुकती नहीं है, वो बढ़ती रहती है। ये दो प्रकार की होती है, एक अशांत आवर्ती होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। अशांत आवर्ती वे संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद किसी खास अंक की पुनरावृत्ति बार बार होने लगती है, अर्थात उसमें हम बार लगा सकते हैं। और अशांत अनावर्ती वे संख्याएं होती हैं जिनमें किसी पैटर्न को फॉलो नहीं किया, किसी खास नियम को फॉलो नहीं किया, किसी संख्या की पुनरावृत्ति, किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती। तो ये हो गई हमारी दशमलव संख्याओं की जानकारी। अब देखते हैं इन दशमलव संख्याओं में कौन परिमेय होती, कौन अपरिमेय होती है। मतलब दशमलव संख्या में भी कुछ ऐसी संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिनको हम P/Q के रूप में लिखेंगे वे सभी हो जाएंगी परिमेय संख्या, और वे सभी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वे हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और कौन कौन सी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो शांत दशमलव संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कि जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की एक और कैटेगरी बढ़ गई। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है, इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, अशांत आवर्ती जो है ये भी, इनको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अशांत तो हैं लेकिन आवर्ती हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अशांत अनावर्ती भी परिमेय संख्या होती है।
अशांत अनावर्ती भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, ये इनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। इन सभी संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, और जब हम इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। अभी हमने दशमलव संख्या देखा, दशमलव संख्याओं के पूरे बारे में पूरी डिटेल से देखा, और अंत में हमने कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी शांत दशमलव होती हैं वे परिमेय होती हैं। अशांत, लेकिन अशांत में जो आवर्ती होती है, अशांत आवर्ती होती हैं, वे परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पूरी कैटेगरी, पूरी लिस्ट लिखने के लिए। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पूरा लिस्ट। परिमेय संख्या और इधर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में की लिस्ट में सबसे पहले आया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसकी लिस्ट में दूसरे नंबर पे आया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसके लिस्ट में तीसरे नंबर पे आया था, इसके लिस्ट में तीसरे नंबर पे आया था पूर्णांक संख्या। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आया था शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, और इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे आया था अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो परिमेय संख्याओं की ये पूरी लिस्ट हुई। ये संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। आज देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे था करड़ी के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या। करड़ी में अपूर्ण वर्ग संख्या, करड़ी में अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय संख्या आती, इसी को हमने लिखा था या करके करड़ी वाली संख्या। करड़ी में लिखी संख्या, करड़ी में लिखी संख्या कैसी थी? अपरिमेय संख्या थी। इस कैटेगरी में दूसरा लिस्ट आया था, दूसरे नंबर पे आए थे अशांत अनावर्ती संख्या। अशांत अनावर्ती संख्या, ये पूरा लिस्ट है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना सीख लेने के बाद अभी हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं कौन कौन हो सकती है। आइए मैं एक बार संख्या जो ट्री थी, जो संख्या वृक्ष था, उसको एक बार बनाना चाहूंगा, फिर उसके बाद अपनी बात पर आऊंगा। संख्या दो प्रकार की थी, वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक दो भागों में बटी थी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या में करड़ी वाली संख्या, फिर
अशांत अनावर्ती संख्या, इसमें था शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं वो चीज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो मुझे बताना था। ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटा घर था प्राकृतिक संख्याओं का, सबसे छोटा घर था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में क्या आया था? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर इससे बड़ा था हमारा प्राकृतिक संख्या को एन से दिखा दे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इस प्राकृतिक संख्या में हमने 0 जोड़ दिया था तो क्या बन गया था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आया था हमारा पूर्णांक संख्या, जेड इंटीजर्स दिखाते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए 1 2 3 के साथ 0 प्लस माइनस नेगेटिव संख्या भी आता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये सभी संख्याएं, -10, इस तरह से ये सभी मिलकर पूर्णांक बनाई थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में इनके साथ साथ पूर्णांक के साथ साथ शांत दशमलव भी था, 2.5, 0.32, 0.5 और अशांत अनावर्ती भी थी, 3.333 डॉट डॉट डॉट, 6.666 डॉट डॉट। ये सब मिलकर परिमेय संख्या बनाई थी। इधर कड़ी वाली संख्या, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, इस तरह से। फिर अशांत अनावर्ती 0.01, 0001, 0001, 0.20, 2220, इस तरह के। ये सभी क्या बनाई थी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलकर क्या बना था? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलकर बना था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इन वास्तविक संख्या में जब हमने काल्पनिक संख्या को जोड़ा था, यहाँ एक छोटा सा घर बनाया था, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, कड़ी में -1, कड़ी में -2, कड़ी में -3, इस तरह से। तो ये वाला जो घर बना था, बड़ा वाला घर, ये सब मिलाकर बना था संख्या के बारे में, संख्या के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल आता है 9th में, पूछते हैं लोग, ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ध्यान रखिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती है, उसके साथ साथ जब हम 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। आगे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि -1 ये सब बच जाता है, 0 बच जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएंगे, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे। क्यों? -1 -2 -3 ये सब पूर्ण संख्या नहीं होती है। और आगे देखिए,
परिमेय संख्या। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हमने p बटे q के रूप में लिखने देखा था। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इतनी सारी संख्याएं बची है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब जो छोटा गोला है वे सभी उसके बाहर वाले में होगा, लेकिन सभी बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि दशमलव उसमें बचा है, उसमें बटे वाली भी संख्याएं बची है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होगी। आइए देखते हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ, ये जो घर बना है ना, यही समझने में आपको मदद करेगा। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्या घर इतना बड़ा है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि कुछ अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये ग्राफ आपको पूरी तरह से समझा दिया होगा कि कौन संख्या कौन होती है और कौन संख्या कौन नहीं होती है। अगर इससे आपको लाभ मिला हो 9th और 10th वाले बच्चों या किसी को भी, तो जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ सर, आपके इस तरीके से हमें बहुत फायदा मिला है। हमें भी खुशी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, हमें और अच्छा काम करने का मन करेगा और नए नए तरीके से आप लोगों को तो आगे सीखते हैं। अब हम सीखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। अब हम सीखेंगे तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बच्चों को नहीं समझ ही नहीं पाते हैं भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य, जिसके चलते जब हमें किसी करड़ी वाली संख्या को अपरिमेय दिखाना होता है तो इनकी जरूरत पड़ती है और वहां ये लोग मार खा जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खूब बढ़िया से हम समझाएंगे आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा। गुणनखंड निकालते हैं। 1 का कितना गुणनखंड है? 1। 2 का कितना है? 1 और 2। 3 का कितना गुणनखंड है? 1 और 3। 4 का गुणनखंड है? 1, 2, 4। 5 के गुणनखंड है? 1 और 5। 6 का गुणनखंड है? 1, 2, 3 और 6। 7 के गुणनखंड है? 1 और 7। 8 के गुणनखंड है? 1, 2, 4, 8। 9 के गुणनखंड है? 1, 3 और 9। 10 के गुणनखंड है? 1, 2, 5 और 10। इस प्रकार से आगे, जैसे 11 आ जाएगा, 11 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 11। इस तरह से आगे। तो वे सभी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक के पास सिर्फ 1 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, एक को अभाज्य संख्या बता देते हैं। नहीं, इसके पास सिर्फ 1 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है,
4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 37, 41, 43, 47, 12, 13, 15, टोटल 15। ये सभी 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हो गई? वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्याएं होती है। ध्यान रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से हमने देख लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम भाज्य संख्या सीखेंगे। तो दूसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसा कि अभाज्य संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, तो अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाएगी। 1 के पास सिर्फ 1 गुणनखंड था, 2 के पास 1 और 2 था, 3 के पास 1 और 3 था, 4 के पास 1, 2 और 4 था, 5 के पास 1 और 5 थी, 6 के पास 1, 2, 3 और 6 था, 7 के साथ 1 और 7 है, 8 के पास 1, 2, 4, 8 है, 9 के पास 1, 3 और 9 है, 10 के पास 1, 2, 5 और 10 है, 11 के पास 1 और 11, इस तरह से आगे। तो भाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आइए देखिए, 1 के पास तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है। 2 के पास सिर्फ 2 है, यह भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 के पास 2 है, यह भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 के पास 3 है, तो यह भाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या, 4 के पास 3 गुणनखंड है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या हो जाएगी। पहली भाज्य संख्या होती है 4। 5 भाज्य संख्या नहीं, 6 भाज्य संख्या है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो भाज्य संख्याओं के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य, भाज्य, 1 अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य, 6 अभाज्य नहीं है, 7 अभाज्य, 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य, 11 अभाज्य, इस तरह से। 1 भाज्य भी नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है, ये भाज्य है। 5 भाज्य नहीं है, 6 भाज्य है, 7 भाज्य नहीं है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 भाज्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं नए तरीके से, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या थी भैया हमारी? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सम अभाज्य संख्या, ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप
9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th 12th में, चाहे आगे जाके तैयारी करे, बहुत जबरदस्त सवाल बनाते हैं इससे। सब सम अभाज्य संख्या, एक ही ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। दो मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सम अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दो सम हो गई, ये नहीं, विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 9। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य। इस सब पर बहुत डिटेल नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर लोग पूछकर आपके ज्ञान का टेस्ट ले लेते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को पूछकर। इसलिए इस ग्राफ से, इस तरह से आप एक एक चीज क्लियर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, मैं आपका द गुरुजी गणित वाले आपको हर सवाल का समाधान करेंगे। ये बात हो गई। अब हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में, बहुत जरूरी चीज है सहअभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। भैया ध्यान रखिएगा, को का मतलब ही होता है दो से मतलब होता है, स का मतलब होता है सात, मतलब कम से कम दो लोग चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या में दो संख्याओं की बात होगी। सहअभाज्य संख्या है दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड कॉमन न हो। दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच एक को छोड़कर बाकी कुछ भी गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। जैसे मैंने कहा 2 और 3, 2 का गुणनखंड है 1 और 2, 3 का गुणनखंड है 1 और 3, एक को छोड़कर बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 सहअभाज्य संख्या हो गई। दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड कॉमन उभयनिष्ठ ना हो, सहअभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, क्रम से आने वाली सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे 1 2 सहअभाज्य, 10 11 सहअभाज्य, 15 16 सहअभाज्य, 100 101 सहअभाज्य। क्रम से आने वाली सभी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। 50 51 49 50 ये सभी सहअभाज्य होंगी। 20 21 सब सहअभाज्य होंगी। क्रम से आने वाली सभी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। और भी होती हैं, ऐसा नहीं, जैसे मैंने कह दिया 11 और 18 ये सहअभाज्य, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने लिख दिया 20, मैंने लिख दिया और 9। 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 4 5, फिर 10 और 20। 9 का गुणनखंड 1 3 और 9। देखिए इनमें, इनके बीच एक को छोड़कर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये दोनों, इसलिए 9 और 20 भी कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। सहअभाज्य संख्याएं दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया 20 और 21। 20 का गुणनखंड अभी मैंने लिखा था 1 2 4 5 10 और 20। 21 का 1 3 7 और 21। ठीक है, इसमें देखिए एक को छोड़कर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो वे सभी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच एक को छोड़कर कोई भी गुणनखंड
उभयनिष्ठ नहीं रहता है वे सभी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती है। क्रम से आने वाली सभी संख्याएं सअभाज्य होती है। सवाल कैसे बनता है? सवाल बनता है कि दो सअभाज्य संख्याएं हैं तो उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1। दो सअभाज्य संख्या है उनके बीच एक ही ऐसी संख्या जो उभयनिष्ठ होगी। इसी सवाल को और कैसे घुमा के कैसे पूछते हैं? दो संख्याओं के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वे संख्याएं सअभाज्य कहलाती हैं। या इसी को एक और तरीके से पूछते हैं कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF एक है, वे संख्याएं होंगी सअभाज्य। HCF LCM के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना बता दें कि दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है वे सअभाज्य संख्याएं होती हैं। सअभाज्य संख्याओं के बारे में अभी इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम और संख्याओं के बारे में कुछ और सीखेंगे। बेसिक के बारे में, बेसिक संख्याओं के बेसिक के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद बेसिक्स खत्म होंगी, फिर हम कक्षा 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए